फर्टिलाइजेशन देख लिया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज देख लिया। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्टली जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है ना। सबसे पहले तो हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस देखा था, गैमेटोजेनेसिस, ठीक। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, MGNFG, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इन दोनों का फ्यूजन होगा। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, तो जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनेगा। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है दोनों, जाइगोट ऐसा डिप्लॉइड। देन डिप्लॉइड का क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, तो क्लीवेज होगा, ठीक है ना। ये हम लोग देख लिए हैं। क्लीवेज से क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर जाइगोट, ये सब आता है एग्जाम में, ठीक है, सब बेसिक है, इतना एकदम सीक्वेंस में आपको मालूम होना चाहिए। तो बताइए, जाइगोट का क्लीवेज अगर होता है तो क्या क्या बनेगा, स्ट्रक्चर्स क्या क्या फॉर्म होंगे। चलो मैं पूछ लेता हूँ, बताओ भाई आयुषी, जाइगोट का क्लीवेज डिवीजन होगा क्या बनेगा। अदिति, गुरलीन, सर मॉर्यूला, ब्लास्ट्यूला, मॉर ग्रेस्टुला। मॉर्यूला, ठीक है, मॉर्यूला के बाद ब्लास्ट्यूला, ब्लास्ट्यूला, देन उसके बाद गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो मैं डिस्कस करूंगा। चलो बताओ भाई, आप बताओ बेटा, नीलम बताओ, मॉर्यूला जो रहता है वो कौन से सेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं। मॉर्यूला जो रहता, कौन से सेल्ड स्ट्रक्चर, मतलब ये कितने नंबर का सेल होता है ना, कितने नंबर के सेल के स्ट्रक्चर को मॉर्यूला सर बोलते हैं। 18 to 16। 18 to 16, 18 सॉरी 8 to 6। 6। 6, 8 to 6, आप रिवर्स ऑर्डर जा रहे हो, 18 to 16 या 8 to 6, ये कैसे हो रहा है। सर 8 to 16। 8 to 16, ठीक है, ये 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर को मॉड्यूला बोलते हैं। बताओ भाई विवेक, आप बताओ बेटा, ब्लास्टुला पिछले क्लास में आप आए थे, कौन से सेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स आर देयर इन ब्लास्टुला स्टेज। सर मैं लास्ट क्लास अटेंड किया था बट मेरा लीव हो गया था नेटवर्क इश्यूज के कारण, अच्छा मुझे सच में नहीं पता। अच्छा अच्छा, सिमर कितना होगा। सर 32। 32, और ये गैस्ट्रुला कौन से स्ट्रक्चर का होगा, रुचि। 64। 64, ठीक है। चलो तो ये हम लोग को मालूम हो गया। अब इसमें दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए, मॉर्यूला जो रहता है ये स्ट्रक्चर फीमेल जेनेटल जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी जगह पर प्रेजेंट होगा। बताओ भाई ज्योति, ज्योति मॉर्यूला कहाँ पर होगा, ट्यूब, लोकेशन। हाँ, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन सर ट्यूब में रहेगा। हाँ, फेलोपियन ट्यूब में रहेगा, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं ज्योति, क्या बोलते हैं ज्योति इसको, इसको दूसरा नाम और क्या बोलते हैं बेटा। सर एम्पुला। हाँ, एम्पुला तो फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है, ओविडक्ट। ओविडक्ट, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। चलो देन उसके बाद बताओ भाई क्षितिज, ब्लास्टुला कौन से, इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पर होगा, ब्लास्टुला कहाँ पर होगा, ये स्ट्रक्चर कहाँ होगा। अच्छा, आप लोगों का नेटवर्क इशू अगर होता है तो भी आप लोग कोशिश करो कि लाइव क्लास ही अटेंड करो, ठीक है, रिकॉर्डेड के भरोसे मत बैठो। रिकॉर्डेड में एक तो रूटीन सेट नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है, कि भाई हमको 5 से 6:30 7 के बीच में हम लोगों को पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, ठीक है। ये आप लोगों का अप्रोच होना चाहिए और ये आपको रूटीन सेट करने में काफी मददगार होगा। स्कूल में भी जैसे आपका एक रूटीन में ही क्लासेस होता है, वैसे ही यहाँ भी आपको रूटीन में ही क्लासेस आपको बेटा फॉलो करने हैं, उससे काफी फायदा होगा। फिर हम लोग टेस्ट वगैरह भी अब लेंगे अब, है ना, एक संडे से नेक्स्ट संडे से टेस्ट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट भी आप लगातार देते जाइए तो अपना होते जाएगा। फिर हम लोग 11th का भी बीच बीच में रखेंगे टेस्ट। चलिए, ब्लास्टुला कहाँ पर होगा, कौन बताएगा, पलक, पलक, यूट्रस। यूट्रस में,
ठीक है, यूट्रस में। और गैस्ट्रुला कहाँ होगा? खुशी, खुशी। सर एंडोमेट्रियम की वॉल में। हाँ, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अब एक्चुअल में ये इनसाइड में रहेगा, ठीक है, इनसाइड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के अंदर धसा हुआ रहेगा गैस्ट्रुला स्टेज, ठीक है। और एंडोमेट्रियम के वॉल के बाहर, मतलब एंडोमेट्रियम के ऊपर साइड में रहेगा ब्लास्टुला स्टेज, यही अंदर की तरफ जाएगा। और ये गैस्ट्रुला स्टेज जो रहता है वो कब रहेगा? जब वो अंदर धस चुका होगा, अंदर जा चुका होगा, तो वो गैस्ट्रुला स्टेज रहेगा, ठीक है। और जब वो नहीं धसा है, और नहीं धसा से धसा हुआ मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, तो भी वो यूट्रस में, और इम्प्लांटेशन भी यूट्रस में ब्लास्टुला का ही होता है, ठीक है। ये सब हम पहले क्लास में देख चुके हैं। चलिए, देन उसके बाद ये जो गैस्ट्रुला है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये गैस्ट्रुला स्टेज है? इसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, 3 जर्म लेयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय 3 जर्म लेयर। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म अगर बन गया है तो ही उसको गैस्ट्रुला बोलेंगे, अदरवाइज वो गैस्ट्रुला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 3 जर्म लेयर जो रहता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टो, मेसो एंड एंडोडर्म, ये सब मिल करके क्या बनाएंगे बेटा? ठीक है, बॉडी के ऑर्गेन्स बनाएंगे, बॉडी ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होगा, एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे ये लोग, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इनको न्यूट्रिशन देना है, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला और बाकी एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना है। तो ये न्यूट्रिशन कैसे देंगे? ठीक है, किस मतलब ऐसा क्या स्ट्रक्चर बनेगा यूट्रस के अंदर कि उनको न्यूट्रिशन दिया जाएगा? ऑब्वियसली 3 जर्म लेयर जो रहता है ये नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, है ना। फिर ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो रहते हैं बॉडी के एक एक टिश्यू बनाएंगे, ऑर्गेन बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, फीटस बनाएंगे, देन आगे चल के पूरा एक बेबी का फॉर्मेशन करेंगे सारे ऑर्गेन के साथ में। जैसे हमारी बॉडी में सारे ऑर्गेन्स है, वैसे ही पैदा होने से पहले एक बेबी के बॉडी में सारे ऑर्गेन्स बन चुके होते हैं। बात यह है कि उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, वही हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जाइगोट कहां पर बनेगा? जाइगोट, जाइगोट का पोजीशन, लोकेशन क्या है भाई? जोशिका, जल्दी बोलो। जोशिका, आपका बेटा अनम्यूट होता ही नहीं, भगवान जाने क्यों। हाँ, बताओ। रुचि, प्राची, ये पढ़ चुके हैं हम। एम्पुला। एम्पुला, है ना, एम्पुला, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन जो रहता है वो एम्पुला। यहाँ से बेटा ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे मतलब इतने से ही 2-3 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बेसिक बेसिक्स है, तो बात आपको सीक्वेंस पूरा मालूम होना चाहिए। मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर हम प्लासेंटा का फॉर्मेशन करेंगे। हटा दूं? ठीक है, यस सर। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिया करो, या लिख लिया करो, ज्यादा बेटर है अगर टाइम रहता है तो। अदरवाइज लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, समझने में करना। थोड़ा बहुत रफ लिख सकते हो, छूट जाए तो स्क्रीनशॉट ले करके बाद में लिख लिया करो, लेकिन समझने में ज्यादा टाइम दिया करो, ठीक है। मेनली हमको समझना है यहाँ पर। नोट्स तो बेटा एक से एक नोट्स मिल जाते हैं, इंटरनेट में सर्च मारोगे 2 मिनट में एक से एक नोट्स मिल जाएंगे। मेनली कॉन्सेप्ट को समझना आपका मेन आधार होना चाहिए, मेन जो रहता है बेटा आपका मोटो आधार, कॉन्सेप्ट को समझना होना चाहिए, ठीक है, ना कि नोट्स बनाना। हाँ, नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं हमारे, जितने सेंसेस, सेंसेस समझते हो, आंख, नाक, कान, मुंह, स्किन, हमारे जितने रिसेप्टर्स एक साथ काम करेंगे उतना हमारा मेमोरी पे जो बोल सकते बेटा कि इमेज क्लियर होगा, या मेमोरी जो रहेगी हमारी अच्छी स्ट्रांग होती है, ठीक है, ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करने से। देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, तो ये 4 सेंस इन्वॉल्व हो गया। तो ये सबसे हमारा क्या, जल्दी हमको जल्दी से याद होता है और ज्यादा समय तक याद रहता है। चलिए, देन उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें आपका ये फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया। देन
प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे बेटा प्लासेंटा का फॉर्मेशन, है ना। चलिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इम्प्लांटेशन हुआ था, ठीक है। इम्प्लांटेशन हुआ था किसका, ब्लास्टुला का। ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन हुआ था, ब्लास्टुला से फिर गैस्ट्रुला बनेगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको बढ़ते हुए दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं मिटा मिटा के दिखाऊंगा। देखो अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बड़ा हो गया। अब ये स्ट्रक्चर जो बड़ा हुआ है, इसके बाहर एक ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा बेटा, एक ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा, ये कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, 3 टाइप के सेल्स देखे थे, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं चाहूँ तो इसको रेड कलर में बना लेता हूँ। देखेंगे ये, मान के चलो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्टो मेसो एंडोडर्म वाला। और ये हमारा एंडोमेट्रियम है, इसको कवर किया। अब ध्यान से देखना, एंडोमेट्रियम में मेनली क्या होता है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम मेनली ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। तो ये एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से ऐसा घेर लेगा, और ब्लड जो रहता है, ब्लड वेसल इसके कांटेक्ट में आएगा ऐसा। ये ठीक ऐसा ही मान के चलो बेटा, जैसे रेड वाला जो है, ठीक है, ये ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला है। ये रेड दिख रहा है, ये रेड ऐसा फिंगर लाइक है, और जो ब्लैक है उसमें भी फिंगर लाइक है। तो ब्लैक वाला किसका है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसका है, बताओ बताओ भाई। ब्लास्टुला। हाँ ठीक है, ये मतलब फीटस बोलेंगे, अब हम उसको आगे चल के फीटस बोलेंगे। तो ये किसका है, ये फीटस का है, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के फीटस ही बनाएगा। और ये रेड वाला जो फिंगर लाइक है, ये किसका है भाई, हर कीर्तन, ये किसका है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ब्लड किसका है, वेसल, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का है। ऑब्वियसली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो होते हैं विलाई होते हैं, है ना। बट ये किसका है, रेड वाला जो रहता है किसका है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ऑफ मदर। और ये जो रहेगा, ये विलाई ऑफ फीटस, बच्चे का। और ये विलाई ऑफ मदर, एंडोमेट्रियम का। दोनों बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे बेटा, ऐसा। तो ये इंटर डिजिटेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इंटर डिजिटेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये मदर का जो मदर का जो एंडोमेट्रियम का विलाई है, जिसमें ब्लड वेसल्स हैं। और ये ब्लैक वाला जो रहता है, ये फीटस का, बच्चे का ब्लड वेसल का विलाई है। ये दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में आते हैं, बट फ्यूज नहीं होते हैं, ध्यान रखना। दोनों फ्यूज नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऐसे कांटेक्ट में आते हैं। देखो ये किसका हो गया, चाइल्ड का हो गया, ये मदर का विलाई हो गया, दोनों में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये इंटर डिजिटेटेड स्ट्रक्चर बनता है। आगे चल के ये और मजबूत होते जाता है, और बिल्कुल, है ना, इनसेपरेबल बनेगा, आगे चल के सेपरेट नहीं होगा। और ये इंटर डिजिटेटेड स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, अरे यार, चलिए। तो इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर ऑफ विलाई ऑफ मदर एंड विलाई ऑफ चाइल्ड, ये दोनों का जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम प्लासेंटा बोलते हैं, ठीक है। तो प्लासेंटा क्या है, समझ आ गया आप लोगों को। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके बताऊंगा, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं ये जो फीटस है जो बन रहा है, गैस्ट्रुला स्टेज, इसको दिखाऊंगा मैं। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को ये दिखाया था कि ये ऐसा एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो पेरीफेरी में होता है। क्या बोले थे हम लोग इसको, क्या बोले थे हम लोग, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है बताया था, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन, HCG। एचसीजी, है ना। और एचसीजी का इंपॉर्टेंस क्या होता है,
ह्यूमन कोरियोनिक, luteum. हाँ ये क्या करवाएगा बेटा, ये कॉर्पस लूटियम, जो ओवरी में जो कॉर्पस लूटियम है, ठीक है, इससे प्रोजेस्टेरॉन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता है। तो बेटा ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच हार्मोन बढ़ेगा, ठीक है, और ये एलएच हार्मोन जो रहता है ये कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करेगा, फिर ये कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होगा, ठीक है, और कुल मिलाकर के ये एससीजी जो रहता है ये कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट किया, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट हुआ। और ये प्रोजेस्टेरॉन को याद रखेंगे, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी, है ना, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के लिए मेन चीफ हार्मोन, मेन हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी जो रहता है वो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। कुल मिलाकर के प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम है इसको डेवलप करेगा, एंडोमेट्रियम को डेवलप करेगा, बड़ा करेगा, और आगे चल के फिर ये सिर्फ 2 से 3 महीने तक के ये एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करेगा, ताकि बेबी का डेवलपमेंट हो सके, उसको न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक ठीक। ये सिर्फ 2 to 3 मंथ्स तक के ऐसा काम करेगा। बट उसके बाद कौन प्रेगनेंसी को प्रमोट करेगा, मतलब भाई 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है, और मैंने आपको सिंपल एक वर्ड में बताया है, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी। तो बेटा पूरे प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी समय प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी अचानक से गिर गई तो इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो बेबी का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, डिक्लाइन हो जाता है। चलिए, फिर मैंने बताया कि 2 से 3 महीने तक के भैया ये कॉर्पस लूटियम संभालेगा, दैट इज ओवरी संभालेगा इसके डेवलपमेंट को, एंडोमेट्रियम के। बट उसके बाद कौन संभालेगा, तो आफ्टर 2 to 3 मंथ जो रहेगा, ये जो प्लासेंटा बनेगा, जो हम लोगों ने अभी प्लासेंटा देखा है, वो फर्दर जो रहता है सारा का सारा काम संभाल लेता है। एक बार प्लासेंटा बन गया 3 महीने में, 3 महीने में फुल्ली डेवलप्ड प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार प्लासेंटा बन गया तो बाकी सब चीज संभाल लेता है, ठीक है। तो हमको प्लासेंटा अभी बनाना है कि कैसे बनता है। तो यहाँ पर भाई हम लोगों ने देखा कि एक्टोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये ऐसे बनता है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा कैविटी बनता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी। और यहाँ पर बनेगा यॉर्कसैक कैविटी, यॉर्कसैक कैविटी, ठीक है। अब इसको मैं आगे फर्दर अगर डेवलप करवाऊं तो ये किस तरीके का होगा देखेंगे, ये ऐसा, ठीक है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के क्या करता है, ये विलाई का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मतलब जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं वो पतले पतले से एक प्रोजेक्शन बढ़ाता है जिसमें ब्लड वेसल की सप्लाई बनती है, ठीक है। तो यही ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के ऐसा इसमें क्या बनता है बेटा, यही ट्रोफोब्लास्ट सेल से विलाई का फॉर्मेशन चालू होगा, यही ट्रोफोब्लास्ट सेल से विलाई का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, विलाई का फॉर्मेशन होगा। और ये जो विलाई होता है इसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। क्यों कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के डेवलप होगा और क्या बनेगा, कोरियन, एक लेयर होती है कोरियन। 3 टाइप की लेयर होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ध्यान से समझना। एम्ब्रियो जो है उसके बाहर 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है, कोरियन, एमनियन और एलेंटॉइस, ठीक है। ये एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, बट ये एम्ब्रियो के बाहर का पार्ट होता है। क्या क्या बोला मैंने, कोरियन, क्या क्या बोला मैंने, सुन लो यहाँ पर, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा, ये नीट 2017-18 में आया है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या क्या होगा, कोरियन, ठीक है,
एमनियन एंड एलेंटॉइस, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। कोरियन, एमनियन एंड एलेंटॉइस, ध्यान रखेंगे। 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। मैं एक एक अभी स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ये जो कोरियोनिक विलाई है, इस कोरियोनिक विलाई में क्या है भैया? ब्लड वेसल। इस कोरियोनिक विलाई में क्या है बेटा? ब्लड वेसल है। और यहाँ पर क्या बन रहा है ना, ये यहाँ पर क्या बन रहा है? ये एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, ये एम्ब्रियो बन रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं यहाँ बड़ा करके दिखाऊंगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाऊंगा। चलिए, तो ये हमारा फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस हो गया। यूट्रस में ये क्या हो गया? एंडोमेट्रियम हो गया, ठीक है, एंडोमेट्रियम हो गया, ये एंडोमेट्रियम हो गया, ये एंडोमेट्रियम हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा? ये एंडोमेट्रियम पूरा इसको कवर करेगा, देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर को मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ पूरा, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या है? एमनियन, एमनियोटिक कैविटी, जो एमनियन से बनता है, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, ये एमनियोटिक कैविटी है। और ये मेम्ब्रेन क्या है? एमनियन। एमनियन के अंदर की कैविटी क्या होगी? एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसके अंदर बच्चा तैरता रहता है, ठीक है। आप लोगों ने कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह टीवी पे या मोबाइल पे ऐसा देखा होगा कि ऐसा बच्चा मस्त बढ़िया माँ के पेट के अंदर बढ़िया ऐसा पानी फ्लूइड के उसके आसपास पूरा फ्लूइड रहता है, ठीक है, पानी जैसा रहता है फ्लूइड पूरा, ऐसा ऐसा आंख बंद करके मस्त तैरते रहता है ऐसा बढ़िया, ठीक है। कभी देखे हो आप लोगों को ये ऐसा? मतलब पूरा अंदर प्रेगनेंसी के अंदर का जो स्ट्रक्चर कभी देखे हो आप लोग कहीं भी टीवी वगैरह ऐसा कहीं 3D यस डायग्राम सर। यस ऐसा सर। देखे Yes, हैं ना? sir. तो ऐसा कभी देखे हो कि ऐसा पानी के अंदर रहता है तो वो हमेशा फ्लूइड में रहेगा, ध्यान रखना। बच्चा जो रहता है पूरा फ्लूइड से कवर्ड रहता है, पूरा फ्लूइड से। मान के चलो कि एक इंसान को स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया जाए, मतलब पानी के अंदर डाल दिया जाए, और वो पानी के मतलब पूरा पानी जो रहता है एक पॉलीथीन से कवर्ड है, मतलब हाँ, बच्चा जो रहता है एक ऐसा पॉलीथीन के बैग में है मान के चलो, जिसके अंदर पानी भरा है और उसके अंदर बच्चा है। लेकिन बात यह आएगी कि यार बच्चे को तो ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर भी करना है, तो वो कैसे होगा? तो वो उस लिक्विड से नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा भाई? कुल मिलाकर के उसको ब्लड वेसल की सप्लाई चाहिए। तो बच्चे को ब्लड वेसल की सप्लाई कैसे मिलेगी वो हमको देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे वो जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर बच्चा लोग प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। किससे फिल्ड रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड से, है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड किस में रहेगा? एमनियोटिक कैविटी में रहेगा। एमनियोटिक कैविटी किसके अंदर रहेगा? तो एमनियन की लेयर के अंदर रहेगी। एमनियन क्या है बताया मैंने? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या है? ये एम्ब्रियो है बेटा, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो सिर्फ यहां से यहां तक है, ये भी एम्ब्रियो नहीं है, ये भी एम्ब्रियो नहीं है। एम्ब्रियो का मतलब होता है जो बच्चे का पूरा हेड टू टेल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये भी जो मैं ऐसे पाइपलाइन बनाया हूँ ये भी नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है बेटा? एम्ब्रियो के बाहर का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये एमनियन हो गया। और देन उसके बाद ये क्या है बताओ जरा? ये क्या है?
क्या है ये, कौन सी मेम्ब्रेन, विलाय। कोरियोनिक विलाई। तो कुल मिलाकर के ये कोरियन हो गया, दूसरी मेम्ब्रेन, हम लोगों ने कोरियन एमनियन देखा। अब बात आती है एलेंटोइस। एलेंटोइस कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लड के थ्रू ही सप्लाई होगा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे के बिल्कुल एब्डोमेन से, नाभि जो बोलते हैं ना, नाभि है ना एब्डोमिनल रीजन पे, ठीक है, वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो बच्चे का जो एब्डोमेन होता है वहां से वो बॉडी के अंदर ब्लड लेके जाता है, ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड ही एक्चुअल में न्यूट्रिशन देने का काम करता है बच्चे को, डेवलपिंग फीटस को, एम्ब्रियो को। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहती है वो एक मेम्ब्रेन से बनती है, ठीक है, एक लेयर से बनती है जिसको बोलते हैं एलेंटॉइस। तो एक्चुअल में ये एलेंटॉइस की ही लेयर होती है, एलेंटॉइस। तो इसलिए 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, ऐसा। अब बात ये आती है कि भैया ये तो कोरियोनिक विलाई हो गया, तो अब ये यूट्रस में जो मदर का जो विलाई है वो कैसे, तो भाई सीधी सी बात है, जो एंडोमेट्रियम है बेटा, ये देखेंगे, ये मैं एंडोमेट्रियम को पूरा कवर करूंगा, ध्यान से देखते जाएंगे, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम को मैं पूरा ऐसा कवर कर रहा हूँ, ये एंडोमेट्रियम जो है ये पूरा ऐसा कवर होगा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक। तो ये पूरा का पूरा जो एंडोमेट्रियम है ये इस स्ट्रक्चर को कवर कर देता है, ठीक है। तो ये कौन सा विलाई है भैया, ये किसका विलाई है, ये रेड वाला किसका विलाई है, यूट्राइन विलाई, ठीक है, ये यूट्रस का विलाई है, यूट्राइन विलाई, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की विलाई है, दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है, ठीक, यहां तक समझ आ रहा है। फिर बात आती है कि वेयर इज प्लासेंटा, व्हाट इज प्लासेंटा, ठीक है। तो इन दोनों का जो कनेक्शन होता है, यहाँ मैं प्लस साइन लगा रहा हूँ, यूट्राइन विलाई ऑफ मदर एंड कोरियोनिक विलाई ऑफ फीटस, इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कंबाइनली बोलते हैं प्लासेंटा, ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। तो अब देखो सिंपल सा है, मदर का जो यूट्रस है उसमें ब्लड वेसल की सप्लाई है, दैट इज एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल की सप्लाई है, ये ब्लड वेसल मान के चलो कि मदर का है, ये ब्लड वेसल मान के चलो कि फीटस का, दैट इज कोरियोनिक विलाई। दोनों ब्लड वेसल होते हैं, दोनों विलाई में ब्लड वेसल होते हैं, दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में आते हैं। तो मदर के ब्लड में जो आर्टरी होगी, ये जो रेड वाला दिख रहा है विलाई, दैट इज यूट्राइन विलाई, इसमें क्या होगा, इसमें आर्टरी की सप्लाई होगी, वेन की भी होगी। तो जो भी ब्लड है उसमें न्यूट्रिएंट जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, ये हाई क्वांटिटी में। बच्चे का जो ब्लड वेसल है, आर्टरी है, उसमें क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में से मूव करेगा। और बच्चे का जो वेन है उसमें हायर कंसंट्रेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट का, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट मदर के ब्लड में कम होगा, तो हायर से लो में ऐसे बच्चे से वेस्ट प्रोडक्ट मदर के में जाता है, और मदर से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन बच्चे के ब्लड में ऐसे डिफ्यूज होता है। तो याद रखेंगे दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होता, अगर दोनों का ब्लड मिक्स होता है तो मदर का जो ब्लड होता वो हमेशा बच्चे का ब्लड ग्रुप होता, जो मदर का ब्लड ग्रुप होता वही बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है। बट आप लोगों को मालूम है मदर का ब्लड ग्रुप अलग होता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग होता है। समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। वो फ्लूइड का क्या काम है, क्या चीज, किसका, फ्लूइड, वो फ्लूइड जो प्रेजेंट है एम्ब्रियो के पास, हाँ सर इसका क्या काम है। बेटा आप देखो सीधी सी बात है कि कोई स्ट्रक्चर अब वहां पर है, ठीक है, जैसे मान के चलो कि आप लोग अगर कभी देखे होगे जैसे वाटर पार्क वगैरह होता है उसमें एक बॉल भी होता है, या कभी आप लोग मेले ठेले में गए होगे, मेले वगैरह में,
तो पानी में एक बॉल रहता है पानी में, जहाँ पर बच्चे लोगों को डाल के ऐसे जिप लगा देते हैं, देखिए हो कभी आप, ठीक है, एक यस सर। प्लास्टिक का बॉल होता है, ठीक है, उसमें डाल देते हैं। तो उसमें डालने से क्या होगा कि उसमें अगर उस बॉल को ऐसे उठा के फेंक दूं ऐसे नीचे, तो क्या होगा, बच्चे को चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, जो कॉमन सेंस है उसकी लगेगा। बात करो, लगेगा कि नहीं लगेगा? उस बॉल के अंदर बच्चे को डाल दिए, अब उसको मैं ऐसे अगर करूंगा, ठीक है, धीरे से करेंगे तो बच्चा खेलेगा, मजा आएगा, लेकिन मैं पहली मंजिल से फेंकूंगा तो क्या होगा? भले लग बॉल के अंदर जाएगी। क्या, अरे भाई लगेगा उनको, समझ आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरेंगे ना बच्चे, पानी में भी गिराऊंगा तो भी लगेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ फ्लूइड नहीं होगा, मदर चलेंगी, कभी गिर गई, कभी जोर से बैठ गई, तो क्या होगा, ये फीटस या एम्ब्रियो को चोट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी बॉल में मैं पूरा अंदर पानी भर दूं, उसी बॉल के अंदर पानी भर दूं और किसी इंसान को उसमें डाल दूं और पहली मंजिल से फेंकूं, तो अब आप बताओ क्या होगा? चोट लगेगा? कितना लगेगा? कम लगेगी सर। पहले से तो कम बहुत लगेगा। बहुत कम, बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा जो भी फोर्स है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर के कारण, और बायोंसी के कारण वो थोड़ा सा बेस से थोड़ा ऊपर ही रहेगा हमेशा, पानी में बायोंसी के कारण थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो उसको बहुत कम चोट लगेगी। तो बस शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है ये, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है ये जो फ्लूइड होता है। फ्लूइड अगर कम है तो शॉक एब्जॉर्बिंग कम होगा बेटा। तो जैसे मदर लोग हैं, गिर गए, चल रहे हैं, बैठे हैं, कभी झगड़ा हो रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है, कभी फिसल के गिर गए, तो क्या होगा? तो उससे चोट कम लगेगा डेवलपिंग फिटनेस को। नहीं तो ऐसे में क्या है बेटा, ऐसे चिपट गया, बच्चा पैदा हुआ ऐसे चिपटा माथे के साथ में, कभी ऐसे हाथ तिरछा है ऐसे, तो ये सब नहीं होता है ना, क्योंकि ये पूरा शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ आ रहा है बात? ठीक है। और भी बहुत सारे यस सर। फंक्शन है, सिर्फ शॉक एब्जॉर्बिंग का काम नहीं करता है, जो भी स्किन के टिश्यूज हैं उसको हेल्दी रखने का काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, हीट जो होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो मेंटेन रखने का काम करता है। क्यों? कैसे? भाई मदर ठंडी जगह पे चले गए तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जो डेवलप हो रहा है वो भी ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट करने का काम करता है। बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, मदर को भले गर्मी लग रहा है लेकिन यहाँ टेम्परेचर काफी नॉर्मल रहेगा, भले मदर को ठंडी लगेगा लेकिन यहाँ टेम्परेचर काफी नॉर्मल रहेगा। तो ये बहुत सारी चीजों से बचाता है ऐसा, ठीक है। क्लियर हो यस रहा है सर। ये? प्लासेंटा व्लासेंटा सर एक समझ आ डाउट रहा है। है? हाँ बोलो। सर पहले तो एक ही एंडोमेट्रियम में वो फ्यूज हुआ, लेकिन अभी सर दोनों एक हो गए क्या, कि एक ही में है वो? जहां पर वो फ्यूज होगा वो बढ़ेगा बेटा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर फ्यूज हुआ, यहाँ पर अंदर गया, तो ये वही वाला है मान के चलो, ठीक है, वो मैं समझाने के लिए बताया हूँ। ये ऐसा पूरा, ठीक है, ये ऐसा, ये पूरा वही है मान के चलो, ये लो ऐसा बना देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? ये ऐसा, ये इधर ऐसा है ये, ठीक है। जहां पर वो अंदर धसेगा, अगर वो यहाँ आएगा तो ये फिर ऐसा बढ़ेगा, यहाँ घुसा तो ये ऐसा बढ़ गया, समझ गए? ये ऐसा हो गया। क्लियर है? यस सर। चलो, तो अब आई थिंक ये समझ आ गया। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, पूरा ब्लड वेसल की सप्लाई होती है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल होते हैं बेटा, आर्टरी, ठीक है, वेन, ये होगा, ठीक है, लिम्फ, बट नॉट नर्व। अम्बिलिकल कॉर्ड में नर्व नहीं होता है, ठीक है। आजकल क्या करते हैं, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बेटा, जैसे नाभि जो होता है ना, एक्चुअल में यहीं से ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में एंटर करता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है। हम इसी नाभि से, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से हम मदर से जुड़े हुए रहते हैं। तो मदर का जो जो भी ब्लड है, वहां से न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी ऑक्सीजन गैसेस है, वो सब डिफ्यूज होगा यहाँ, और अम्बिलिकल कॉर्ड से फिर हमारी बॉडी में एंटर करेगा ब्लड वेसल, ठीक है, जिसको पैदा होने के साथ काट दिया जाता है। और आजकल ये जो कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके ब्लड को रखा जाता है। अच्छा, एक और चीज, अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होगा वो मदर का ब्लड होगा या चाइल्ड का ब्लड होगा?
कौन बताएगा? हाथ उठाओ पहले। मदर या चाइल्ड? मैसेज करो मेरे को, मैसेज करो, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। मैसेज करो फटाफट। हाँ, क्षितिज का आंसर आ गया है। हाँ, हर कीर्तन का भी आंसर आ गया है। हाँ, बाकी सभी लोग करो, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। हाँ, रुचि का आ गया है। हाँ, विवेक, खुशी, भावना, सिमर, अदिति, गुरलीन, पलक। हाँ, और बाकी लोग? मदर या चाइल्ड किसका होगा? बस वही आंसर करना है। हाँ, आयुषी। और बाकी लोग? सबका नहीं आया है। जोशिका। आंसर करना है बेटा जोशिका, बिंदु लगा के नहीं भेजना है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, सब लोग आंसर करो। अरे भाई, जो समझ आता है वो आंसर करो, इसमें क्या कैलकुलेशन करो, कोई फॉर्मूला थोड़ा लगेगा। बताओ, जल्दी बताओ। अभी भी कई लोगों का आंसर नहीं आया यार, क्या सब सो रहे हैं यार, ये ऐसे थोड़ी ना होता है पढ़ाई। हाँ, चलो, तो मैं बता दूं, अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है वो एम्ब्रियो का होता है, मदर का नहीं होता है। क्योंकि मदर का ब्लड सिर्फ ये जो रेड दिख रहा है, रेड, दैट इज यूट्राइन विलाई, यहीं तक रेस्ट्रिक्ट होगा बस। इसके बाद कोई रोल नहीं, बाकी सब बच्चे का है। खुद ही सोचो ना भाई, कि मैंने ये ब्लैक कलर में बनाया है, ये किसका है? ये किसका पार्ट है? ब्लैक कलर में जो बनाया है ये किसका पार्ट है? किसका है? ये एम्ब्रियो का है। ये ट्रोफोप्लास्ट था, ट्रोफोप्लास्ट कोरियन बना, कोरियन ने विलाई बनाया। फिर यहाँ से एक एलेंटॉइज बना जो अम्बिलिकल कॉर्ड बनाया। तो हम लोगों ने बताया ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं वो फीटस का ही होता है, डेवलपिंग फीटस का होता है, मदर का नहीं होता है। ये तीनों मेम्ब्रेन बच्चे का है, ठीक है, बॉडी का नहीं है, लेकिन बॉडी के बाहर का है। तो ये सभी के सभी क्या है? ये फीटस का है। तो ध्यान रखेंगे, ये रेड वाला जो मैंने विलाई बनाया है, ठीक है, मदर का जो रोल है ब्लड का बस वहीं तक है, उसके बाद सब बच्चे का है। जो ब्लैक वाला विलाई है बच्चे का है, अम्बिलिकल कॉर्ड भी बच्चे का है। तो ऑब्वियसली बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड है तो ब्लड भी उसी का ही होगा। क्योंकि यही अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहता है ब्लड वेसल लेके, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इधर ध्यान से देखना। ये कोरियन है बेटा, कोरियोनिक विलाई जो होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, कोरियोनिक विलाई में जो ब्लड वेसल होते हैं, वही ब्लड वेसल जो है, वही ब्लड वेसल जो है वो इस अम्बिलिकल कॉर्ड में जाते हैं। और यही अम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड वेसल है वो सीधा बॉडी के अंदर एंटर करता है और लिवर के साथ जाके जुड़ता है और लीवर में एंटर करता है। तो यहाँ जो ब्लड होता है ना बेटा, जो ब्लड होता है वो ब्लड पूरे एम्ब्रियो के ब्लड में घूमते रहते हैं। यहाँ से ब्लड गया और पूरा एम्ब्रियो के बॉडी में घूमता रहेगा। और एम्ब्रियो के जो वेन है, ठीक है, आगे हम एक एक करके देखेंगे। अच्छा, आप लोग तो 11th पढ़ चुके हो। तो जो वीनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पूरा एम्ब्रियो का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन के द्वारा इस अम्बिलिकल कॉर्ड से यहाँ आएगा और फिर एक्सचेंज होगा, ठीक है, गैसेस का, न्यूट्रिएंट का और वेस्ट प्रोडक्ट का। और यहाँ से आर्टेरियल ब्लड जाएगा ऑक्सीजन लेके और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, यस सर। यस हाँ, सर। ध्यान रखेंगे। यस सर। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस यहाँ जुड़ा हुआ है एब्डोमेन से, नहीं, पूरा ब्लड वेसल अंदर घुसता है और वही ब्लड सर्कुलेट भी होता है हमारी बॉडी में। चलिए, सर तो हाँ बोलो। सर आप जो समझाए थे कि मदर का और बेबी का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता, वो एक और बार बताइए ना, क्यों नहीं होता? देखो, ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, सेम भी हो सकता है, लेकिन दोनों का ब्लड सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई इधर देखो, मैंने आपको बताया ना, ये जो रेड कलर का है ये यूट्राइन विलाई, इसमें ब्लड है मदर का। ये जो ब्लैक वाला है ये क्या है? ये फीटल विलाई, कोरियोनिक विलाई, ये किसका है? इसमें जो ब्लड वेसल है, ब्लड है किसका है? फीटस का है।
ये दोनों फ्यूज नहीं होते हैं, मतलब दोनों ब्लड वेसल एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। ये दोनों सिर्फ ऐसे कांटेक्ट में होते हैं, देखते जाओ, ऐसा 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 ऐसा, ये सिर्फ कांटेक्ट में है। तो दोनों का ब्लड जो रहता है ये एक दूसरे के आसपास होते हैं, ब्लड वेसल जो होता है एक दूसरे के आसपास होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। इसीलिए मदर की बॉडी का जो ब्लड है वही बच्चे की बॉडी में जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। बच्चे की बॉडी में ब्लड उसका खुद का बनता है ना। कई बार ऐसा रहता है ना, बच्चे लोगों का, आप लोगों को उतना मतलब पता नहीं रहता है, तो अधिकतर बच्चे यही सोचते हैं कि मदर का जो ब्लड है वो बच्चे के में जाता है और फिर बच्चे के बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेट होते रहता है, बट ऐसा नहीं है। मदर का एक बूंद ब्लड भी बच्चे की बॉडी में नहीं रहता, बच्चे की बॉडी में उसका खुद का ब्लड बनता है, ठीक है। समझ आ रहा है बात? इसीलिए ब्लड ग्रुप सिमिलर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ब्लड ग्रुप कुछ भी हो यस सकता है, सर। वो जेनेटिक्स है, जीन्स के कारण होते हैं भाई। जैसे मेरी मदर का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई वो मेरी माँ नहीं है, ठीक है। आप लोगों के घर में भी आपकी मदर का ब्लड ग्रुप अलग होगा, आपका अलग होगा, मे बी सेम हो सकता है। ये सब जेनेटिक्स के कारण होता है, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, प्लासेंटा समझ आ गया। अब मैं प्लासेंटा का फंक्शन बताऊंगा, हटा रहा हूँ इसको। बस ये बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना था मुझे, अब इसके बाद एक्स्ट्रा हमारा है नहीं सिलेबस में, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये समझाने के बाद क्या चीजें क्लियर होती है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। अदरवाइज अब आगे जो भी है उसको अपन जो बुक में है उसके हिसाब से करेंगे। तो जहां जहां एक्स्ट्रा लगेगा काम की चीज बस वही बताएंगे बेटा, जबरदस्ती एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। सर हाँ बोलो। सर ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन कब तक हो जाता है? ये तो बेटा कुछ ही हफ्ते में, 1 महीने के अंदर सब हो जाता है, 1 महीने के अंदर सब हो जाता है। लेकिन प्लासेंटा फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता, मतलब अच्छे से। प्लासेंटा का मतलब मदर और जो फीटस है दोनों का विलाई का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो ये बहुत लूज कनेक्शन रहता है 3 महीने के अंदर। तीसरे महीने कंप्लीट होते तक के ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। फिर इस फीटस को मदर के बॉडी से रिमूव करना आसान नहीं होता है, इसीलिए जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज MTP, और उसको सिंपल वर्ड में एबॉर्शन बोलते हैं, वो आफ्टर 3 मंथ्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स कॉम्प्लिकेटेड होता है और रिस्क होता है मदर के लिए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हो गया एकदम अच्छा खासा, जैसे ही इसको ब्रेक करेंगे तो हैवी ब्लीडिंग होगी। कई बार इतनी ब्लीडिंग होती है कि ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण मदर की डेथ हो जाती है, फीमेल की डेथ हो जाती है। और 3 महीने के अंदर अगर एबॉर्शन कराते हैं तो ये थोड़ा सेफ होता है, बट ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, कंपैरेटिवली सेफ होता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जनरली मैनेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना, मतलब प्लासेंटा फुली डेवलप नहीं है, तीसरे महीने से पहले फुली डेवलप नहीं, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको पूरा यहाँ से एक्सकवेट कर दिया जाता है, उसी को हम एबॉर्शन या MTP बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया बात? 1 महीने के अंदर सब बन जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड ये सारा चीज बन जाता है। यस सर। लेकिन जो बच्चे का पूरा हाथ पैर ये सब नहीं बनता, वो 3rd मंथ तक। अभी बताऊंगा एक एक करके कि पहले महीने क्या बनेगा, दूसरे महीने क्या बनेगा, तीसरे महीने क्या बनेगा बच्चे का। चलिए फिर देखते हैं बेटा, प्लासेंटा, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है भैया? प्लासेंटा क्या करेगा, क्या करेगा? प्लासेंटा का क्या रोल है बताइए? सर न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन। हाँ, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये जो वेस्ट है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है, तो कोई बता सकता है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ से आता है, किस फॉर्म में? कक्षा 11वीं में पढ़े हो अदिति, बताओ। हमारी बॉडी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो
मेनली किसके ब्रेकडाउन से बनता है? बताओ भाई, खुशी, खुशी, ज्योति। अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो अमीनो एसिड से अमोनिया बनेगा, अमोनिया से यूरिया, ठीक है। ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, और मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, ठीक है, हमारी बॉडी से यूरिया, हम जो यूरिन बॉडी से बाहर निकालते हैं उसमें कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है? तो यूरिया होता है, ठीक। देन उसके बाद और क्या फंक्शन होगा इसका? एट एस, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 3 महीने होते हैं कंप्लीट होता है प्लासेंटा बनना, ये हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा बताया था? कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? अभी तो बताया था बेटा, तीसरे महीने से प्लासेंटा एक हार्मोन बनाता है जो प्रेगनेंसी को पूरे 9 मंथ तक वो करता है, कंटिन्यू। प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे काम करता है, मतलब हार्मोन बनाने वाला स्ट्रक्चर के जैसे भी काम करता है। तो ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाता है, और भी बहुत सारे हार्मोन बनाता है, ठीक है। तो ये क्या क्या बनाएगा? सिक्रेट, मेनली तो प्रोजेस्टेरॉन है, सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ठीक है, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, है ना। बाद में ऑक्सीटोसिन, ये सब बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, है ना। कई बार आता है एग्जाम में कि भाई एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे कौन काम करेगा? प्लेसेंटा क्या काम करेगा, क्या बनाएगा? क्लियर है इतना, है ना? यस सर। है ना? यस सर। चलिए, देन और भी है इसमें, HCG भी बनाता है। अच्छा, HCG क्यों बनाएगा प्लेसेंटा, कौन बता सकता है? HCG कैसे बनाएगा, मतलब क्या सोचते हो आप? HCG वो बना रहा है तो क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? कोई भी आपसे पूछेगा कोई कि भाई HCG भी बना रहा है प्लासेंटा, तो आप क्या आंसर दोगे? कैसे बना रहा होगा? बताओ भाई। पलक, नहीं पता सर। सोचो बेटा, थोड़ा सा सोचो, आपको आता है, आप सभी को आता है, ठीक है। बताऊंगा तो फिर आप लोग बोले अरे ऐसा है क्या? हाँ चलो बताओ भाई, हर कीर्तन, विवेक, क्षितिज, रुचि, प्राची, कोशिश करो। HCG प्लासेंटा कैसे बना रहा है? हम लोग तो कहीं सर वो और देखे थे। ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं ना सर, उससे ही तो सर हाँ वो निकलता है विलाई, तो सर वहां से हाँ बनता है। भाई, सीधी सी बात है, हम लोगों ने क्या देखा था? ट्रोफोब्लास्ट बनाता है HCG, देखे थे? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के क्या बनता है? कोरियोनिक विलाई, बोलो हाँ, यस बनता है। सर। कोरियोनिक विलाई इज अ ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट जो स्ट्रक्चर है, सेल है, वही कोरियोनिक विलाई बनता है, मतलब कोरियन बनता है, और ये भी HCG बनाता है। तो भैया यस सर। कोरियोनिक विलाई प्लस प्लस यूटराइन विलाई, इन दोनों के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं मिला के? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। प्लासेंटा। HCG क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि प्लासेंटा दो स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, मैटरनल विलाई और कोरियोनिक विलाई। तो कोरियोनिक विलाई तो बना रहा है ना HCG, तो भैया ये बनाए। ठीक है, समझ आ रहा बात? यस क्लियर है? सर। आता है नहीं आप लोगों को कि नहीं आता है? यस सर। यस चलो, सर। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर है वो आगे चल के प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बनाता है, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार आता है बेटा, ये सब ही आता है, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट, सभी आता है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा कई बार आ चुका है नीट में,
50 बार आ चुका है, ठीक है। चलिए, देन उसके बाद अब देखते हैं बेटा कि अब ये जो भी बच्चा है ना, ये जो भी बच्चा है, अच्छा इसमें रिलैक्सिन नहीं बताया हूँ क्या? रिलैक्सिन नहीं बताया हूँ इसमें, ठीक है। रिलैक्सिन ये, सॉरी ये रिलैक्सिन है, ये ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, रिलैक्सिन है, ठीक है। रिलैक्सिन बनाएगा। अच्छा, ऑक्सीटोसिन कहाँ से बनता है? ऑक्सीटोसिन कहाँ से बनेगा? सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनेगा, ठीक है। ये रिलैक्सिन को मैं ऑक्सीटोसिन लिख दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। तो रिलैक्सिन का क्या रोल है अभी हम देखेंगे, जब चाइल्ड बर्थ कराएंगे तो रिलैक्सिन का रोल देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो हार्मोन्स के नाम है ये आपको ध्यान रखना है। प्रोस्टोन, एस्ट्रोजन, एचपीएल, एससीजी, देन उसके बाद रिलैक्सिन थोड़ा सा बाद में बनता है, मतलब एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के समय रिलैक्सिन बनेगा, शुरुआत में जरूरत नहीं होती है इसके, मतलब एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में आपका रिलैक्सिन बनना तेजी से चालू होता है, जब तक ये अपना काम करते रहता है। इसको मैं हटा रहा हूं। देन उसके बाद हम देखेंगे क्या कि भाई अब प्लासेंटा बन गया, अब हमको ये देखना है कि फर्स्ट मंथ में क्या होगा, ठीक। हटा रहा हूं बेटा मैं इसको। यस सर। अच्छा, ये रेड कलर में आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा प्रॉब्लम है दिख सर। रहा है सर। एक्चुअल में क्या है ना, पूरा इंक विंक सब खत्म हो गया है, महीने भर से लॉकडाउन है, तो दुकानें अब शायद कल से खुलेंगी स्टेशनरी की। तो ये क्या जमा पूंजी था, ठीक है। रेड कलर ज्यादा यूज नहीं करते थे, ब्लू एंड ब्लैक यूज करते थे। तो ये जमा पूंजी बहुत कम यूज होता है रेड, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा इंक एक बॉटल पड़ा हुआ था, उसी को डाल डाल के अपन अभी रेड का चला रहे हैं, है ना। ब्लू पूरा दम तोड़ चुका है, ब्लू पेन हमारा, है ना। और ब्लैक पेन भी अब बिल्कुल उसका भी समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, रेडी बचा है। चलिए, देन अब देखते हैं बेटा कि जो 9 मंथ होता है ना, 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है, 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है वो ये कितना है? पहली बात तो वो 9 मंथ होता है, ठीक है। इसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, 3 ट्राइमेस्टर, ठीक है। 3 ट्राइमेस्टर ध्यान रखेंगे। 3 ट्राइमेस्टर में क्या क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और हर एक ट्राइमेस्टर जो रहता है वो 3 मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। 3 मंथ्स का एक ट्राइमेस्टर होगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का, सेकेंड 3 मंथ का, थर्ड ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का। अब देखते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 3 मंथ, इसमें क्या क्या होगा। कि सबसे पहले जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते ही आपका ये हार्ट बन चुका होता है, ठीक है। हार्ट जो रहता है बन चुका होता है, बट 3 वीक, तीसरे हफ्ते, एट द एंड ऑफ 3 वीक, ठीक है, क्या बन जाता है बेटा? नर्वस सिस्टम। तो दिल पहले बना या दिमाग? दिल पहले बना या दिमाग? बोलो। दिल। दिमाग। हाँ, दिमाग। दिमाग तो है, हाँ। दिमाग। अभी भी दिल में ही है ना, दिमाग वही है अभी भी, दिल बेटा फर्स्ट मंथ और 3 वीक्स का मतलब भी समझ रहे हो? 1 महीने से पहले नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद फिर हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल वगैरह का फॉर्मेशन चालू होता है। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, 4th वीक कंप्लीट होने के साथ ही हार्ट बीट चालू हो जाता है। उस समय तक ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ना हेड बनता है, ना हमारे हाथ पैर बनते हैं, ना लंग, लिवर, किडनी, ज्यादा कुछ भी नहीं बना रहता है। बट ब्लड वेसल्स जो रहते हैं वो बॉडी में बन चुके होते हैं, उनका नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ना चालू करता है, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए तो ब्रेन चाहिए, इसीलिए बोलते हैं ना दिमाग से सोचना चाहिए हमेशा, ठीक है। वैसे ये फिल्मों वाली कहानी है, ठीक है। दिल से नहीं, हम तो दिल से सोचते हैं, नहीं नहीं हम तो दिमाग से सोचते हैं, सोचते सब ब्रेन से हैं। वो डिपेंड करता है कौन कितना इमोशनल है, इमोशनल लेवल पे बस, है ना, क्या उनका लेवल क्या है, इमोशनल कितने हैं, किस लेवल के इमोशंस हैं उनमें, बस वही डिपेंड करता है।
ठीक है, चलिए तो इमोशन सर से ज्यादा मतलब फर्स्ट नर्वस सिस्टम बनता है। फर्स्ट नर्वस सिस्टम बनता है बेटा। फर्स्ट फॉर्मेशन जो होता है, मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर हैं, ये तीनों मिल करके पूरी बॉडी के टिश्यू बनाते हैं। तो कौन सबसे पहला, कौन सा, मतलब मेनली जो रहेगा हमारा ओपनिंग, माउथ और एनस की ओपनिंग बनना चालू होती है सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन नर्वस सिस्टम फिर उस तेजी से बनता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की सिर्फ ओपनिंग होती है, वो बनना चालू नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, माउथ या एनस, पहले ये डिसाइड होता है कि माउथ कहाँ बनेगा और एनस कहाँ बनेगा। मतलब मान के चलो बेटा, एक ग्रुप ऑफ सेल है, एक ग्रुप ऑफ सेल में एक ओपनिंग बनना चालू होगा, ऐसा एक ग्रुप ऑफ सेल है, एक ओपनिंग बनना चालू होगा, तो ये ऐसा, ये सेल्स अंदर की ओर मुड़ेंगे, ये ओपनिंग बना। अगर ये माउथ है तो उधर हेड रीजन बनेगा, फिर वहां से नर्वस सिस्टम बनना चालू होता है, फिर बाद में जैसे एनस बना तो वहां से बाकी सिस्टम बनना चालू होगा। तो ऐसे ही पहले ओपनिंग बनता है माउथ की और एनस की, फिर वहां से स्टार्ट होता है कि हेड कौन सा है, हेड जहां से, वहां से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनना चालू होता है, नर्वस सिस्टम। तो ये पहले पढ़ाते थे हम लोग, अब सब बंद कर दिए हैं सबको पढ़ाना, क्योंकि अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 4-5 साल पहले पढ़ाते थे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता था, सेल्स का मूवमेंट, कैसे एलिमेंट्री कैनाल बन रहा है, फिर एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग जहाँ हो रही माउथ, वहां से कैसे ब्रेन बन रहा है, फिर स्पाइनल कॉर्ड बन रहा है, फिर हार्ट डेवलप कैसे हो रहा है, बहुत सारा पढ़ाते थे। अच्छा है, हट गया, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों को। तो कुल मिलाकर के 3rd वीक से नर्वस सिस्टम बनना चालू होता है, देन 4th वीक से हार्ट बनना चालू होता है, और 4th वीक के आखिरी तक हार्ट बन के बीट करना चालू कर देता है। मतलब आफ्टर फर्स्ट मंथ हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात, यस क्लियर हो सर। रहा है ये, यस सर। है ना? यस सर। आफ्टर, है ना, एक महीने बाद, दैट इज 4th वीक के बाद अपना हार्ट स्टार्ट करेगा। सेकेंड मंथ में क्या करेगा, सेकेंड मंथ में क्या करेगा ये, सेकेंड मंथ में हाथ पैर बन जाते हैं। सेकेंड मंथ में लिम्स स्टार्ट अपियरिंग, स्टार्ट अपियरिंग। ठीक है, हाथ पैर बनना चालू होता है। तो हाथ पैर कोई ऐसे नहीं एकदम से ऐसा निकल गया एकदम, है ना, ये उंगलियां बन गई, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे ऐसे एक छोटा सा बर्ड जैसा निकलता है, बर्ड समझते हो ना आप लोग, बर्ड जैसा निकलता है हाथ और पैर का। ठीक है, ये ऐसे होता है। हमारा मुंह भी ऐसा चिड़िया के जैसे रहता है, बाहर छिपकली जैसा मुंह रहता है, ऐसा। समझ आ रहा है? बस शुरुआत में कोई बहुत अच्छा सुंदर नहीं दिखते हैं हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में। समझ आ रहा है? ये सब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो सेकेंड मंथ में क्या होगा, लिम्स जो रहेंगे हमारे हाथ पैर, ये बनेंगे। क्लियर हो रहा है? देन उसके बाद 3rd मंथ में क्या होगा भैया, सारे के सारे ऑर्गेन्स बन जाते हैं। 3rd मंथ में ऑल ऑर्गेन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, सारे ऑर्गेन सिस्टम बन जाते हैं। मतलब क्या मतलब है इसका, मतलब एट द एंड ऑफ 3rd मंथ, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या एंड ऑफ द 3rd मंथ, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। हाथ पैर, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल वसल, ये हमारा हेड वेड, हाथ पैर सब बन जाता है। ठीक है, मतलब 3 महीने का बेबी आपके हाथ में आ जाएगा, इतना छोटा सा रहता है, मुश्किल से 250-300 ग्राम का, ग्राम्स में होता है, नॉट किलो। ठीक है, 3 महीने का बच्चा इतना दिखता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है कि 3 महीने का बच्चा इतना छोटा सा हाथ में आ जाएगा, इतना छोटा रहता है। बस इमेजिन करके देखो आप, इतना छोटा सा बच्चा जिसका मुंडी है, हाथ पैर है, ठीक है, ये सब है। ठीक है, चलो देन उसके बाद सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आपके एनसीईआरटी में वही आता है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर है, नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसमें जो 5th मंथ है, ठीक है, 5th मंथ में सबसे पहले हेड में हेयर आते हैं और फीटस का मूवमेंट चालू होगा। तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सब लिखा हुआ है आपके बुक में। तो 5th मंथ में, 5th मंथ ये आता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये आ चुका है। हेयर्स ऑन हेड एंड मूवमेंट ऑफ फीटस स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे
फिल्मों में होता है ना ऐसे लात मारा ऐसा बोलते हैं, सुने हो आप लोग फिल्मों में? पीके मूवी में ऐसे है ना, यस है ना, यस ऐसा करके देखते हैं, Yes, हाँ sir. लात मारा ऐसा। तो ये लात मारा मतलब वो कौन से मंथ कंप्लीट हो गए हैं? एटलीस्ट 5th मंथ। ठीक है, अगर लात मारा बोल रहे हैं मतलब मूवमेंट चालू हो गया बच्चे का, और मूवमेंट 5th मंथ से स्टार्ट होता है, ध्यान रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, आ चुका है ये 4-5 साल पहले ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब आता है, कुल मिला करके ये आ चुका है। ठीक, और 5th मंथ के बाद 6th मंथ कंप्लीट होगा। 7th मंथ में क्या होगा? 7th मंथ में स्टार्टिंग में ही आपका ये पूरे बॉडी में हेयर्स का डेवलपमेंट चालू होगा, पूरे बॉडी में हेयर्स डेवलप होगा। ठीक है, आप लोग बच्चे को देखे होगे, पैदा होते ही पूरे बॉडी में हेयर्स होते हैं, फिर धीरे धीरे वो हेयर्स झड़ते जाते हैं, है ना, समझ आ रहा है बात? और 7 मंथ में ही आई जो आंख है ना बेटा, 7 मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है, वो क्या होता है ऐसे, जो हमारा जो आईलैश, ये जो आईलिड है, आईलिड सेपरेट होता है। अगर आप 5 महीने के बेबी को देखोगे तो उसकी आंखें पूरी क्लोज होती है, एक सिंगल मेम्ब्रेन पूरी, ये ऐसे दो आई, ऐसा दो आईलिड नहीं होता एक आंख में, आईलिड होता ही नहीं है, पूरा आंख ऐसे मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। फिर 6वें महीने से चालू होता है सेपरेट होना, बीच से बिल्कुल सेपरेट होता है, आईलिड सेपरेट होगा और आईलैशेस का फॉर्मेशन चालू होगा। इसीलिए बोलते हैं 7वें महीने का बेबी जो रहता है वायबल होता है, मतलब सरवाइव कर सकता है। 5वें-6वें महीने में पैदा हो गया तो सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि अगर मेल है तो टेस्टिस का भी डिसेंड नहीं होता, मतलब स्क्रोटल सैक में टेस्टिस भी नहीं आया रहता है 7 महीने पहले से। ठीक है, टेस्टिस भी नहीं आया रहता है, तो फिर वो ऐसे भी फर्टाइल नहीं होगा, आंख नहीं खुला रहता है, तो बहुत सारा स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं, लंग्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो 6 मंथ्स के बाद क्या क्या होगा, पूरे बॉडी में हेयर होंगे, आईलिड सेपरेट होंगे, आईलैशेस का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो रहा है इतना आप लोगों को? और Yes, sir. है ना, तो Yes. 6 मंथ्स के बाद ही ये सब होता है, इसलिए 7वें महीने में बेबी डेवलप होता है, तो आंख वाँख भी खुला रहता है, मतलब खुले का मतलब है आई लैशेस आईलिड सेपरेट हो चुके होते हैं, तो ये ज्यादा बेटर है। भाई अब खुद ही सोचो, कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसके आई लिड सेपरेट ही नहीं है, तो उसको फिर कट करके करेंगे, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो नेचर ऐसे ही पैदा नहीं करते बच्चों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा। चाइल्ड बर्थ 9 मंथ की प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और 6th मंथ में ये 5th मंथ से ही मूवमेंट चालू होगा। और आपको बता दूं कि लाइट रिफ्लेक्स होता है बच्चों में, मतलब लाइट रेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं ये लोग। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे महाभारत में सुना होगा ना कि जो एक योद्धा थे वो अपने मदर के वोम में ही, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही वो लड़ाई कैसे करते हैं वो सुन लिया था। तो बता Yes, सकता है sir. कि, तो बता सकता है कि कौन है वो? Sir, Abhimanyu. अभिमन्यु। सुने हो ऐसा आप लोग, मतलब Yes, कहानी sir. महाभारत? Yes, अभिमन्यु, अभिमन्यु की मदर कौन थी? नहीं मालूम है क्या? किसको मालूम है? कोई नहीं देखते क्या महाभारत और भारत? किसी को इंटरेस्ट नहीं है? Sir, Subhadra. हैं? सुभद्रा, सुभद्रा किसकी द्रौपदी। वाइफ? द्रौपदी? Sir, Subhadra. Subhadra. सुभद्रा पक्का? किसकी वाइफ होती है वो? Sir, Arjun. ऐसा, अर्जुन की वाइफ होती है सुभद्रा। ठीक है, और किसकी Yes, सिस्टर sir. होती है? Shri Krishna. कृष्णा जी की सिस्टर है। ठीक है, तो उनको जब एक कहानी मतलब बताया जाता है, तो वो बीच में आखिरी के समय पे, जब चक्रव्यूह तोड़ने का जब समय आता है महाभारत, तो चक्रव्यूह तोड़ने का जो ट्रिक बताया जाता है, उस समय क्या होता है, वो सो जाती हैं, सुभद्रा सो जाती हैं, तो बच्चा नहीं सुन पाता, इसीलिए वो फंस जाता है चक्रव्यूह में लास्ट में। बाकी उसको आता है काफी कुछ, ऐसा है। सुने हो नहीं सुने हो भाई? Yes, नहीं sir. सुने? सुने. हाँ, कई लोग भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, सुने सब है, बस भूल जाते हैं नाम, ज्यादातर ध्यान नहीं रहता है, मेरे को भी नहीं ध्यान रहता है कई बार। तो उसमें ये बताया गया है कि भैया
ये बताया गया कि एम्ब्रियो जो रहता है दे कैन हियर साउंड, सी लाइट। समझ आ रहा है बात, है ना? तो ऐसा रिफ्लेक्स होता है कि लाइट दिखाओ या साउंड दिखाओ तो वो लोग तो इरिटेट हो जाते हैं। डीजे वीजे बजता है तो मस्त बढ़िया ऐसा, अरे वाह, फिर अंदर मूवमेंट चालू हो जाता है, मदर को पता चला ये क्या नाच रहा है, क्या ये अंदर तमाशा कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा ये लोग सारा चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। सोचो ये लोग मतलब कितने, मतलब कई बार मैं से पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सा हैरान हो जाता हूँ कि जो पुराने जमाने जो थे वो लोग कैसे चीजों को ऑब्जर्व कर लेते थे कि भाई देखो बच्चा मूवमेंट करता है दैट इज क्लियर, वो तो समझ आ जाता है। बट बच्चा लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है या साउंड को ऑब्जर्व कर रहा है, सुन पा रहा है, ये कैसे पता चला उनको? क्योंकि ये बता दूं कि ये अभी 100 साल भी नहीं हुआ है ये पता किए कि एम्ब्रियो जो रहता है वो आवाज को सुन सकता है, हियर कर सकता है, वाइब्रेशंस को वो सुन सकता है। ये 100 साल भी नहीं हुआ ये बात को पता चले, और ये तो 5000 साल पहले से ये इनको मालूम था। मतलब ये कहानी बना के रखे हैं, जो भी है कहानी है या फिर जैसा भी है। चलिए, क्लियर है ये, यहाँ तक क्लियर है। अब आता है बेटा 9 मंथ हो गया, ठीक है। अब हो गया बेटा थर्ड ट्राइमेस्टर का 9 मंथ। 9 मंथ जो रहता है दैट इज फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? 9 मंथ और फुल टर्म Yes, ऑफ sir. प्रेगनेंसी। यस सर। तो ये जो फुल टर्म रहेगा, जैसे ही फुल टर्म होगा तो अब बेबी को बाहर आना है। तो बेबी को बाहर कैसे आना है भाई? उसको बाहर आना है, क्यों बाहर आना है? जगह ही नहीं है वहां। कहाँ जगह नहीं है? कहाँ जगह नहीं है? यूट्रस में अब जगह ही नहीं है, अब और नहीं एक्सपांड हो पा रहा है ना? ठीक है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो पूरा कवर्ड कर लिया है, बिल्कुल मूवमेंट के लिए जगह नहीं है। तो बच्चा जब पूरा का पूरा चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ को क्या बोलते हैं बेटा? पार्चुरेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चाइल्ड बर्थ को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। अब 9 मंथ कंप्लीट हो गया तो अब बच्चे को, भाई आप लोग कभी देखे होंगे कि कई बार जैसे बच्चा कुछ ज्यादा ही मूवमेंट करता है तो उसका जो हाथ पैर, ये जो कोहनी है, उसका जो घुटना वाला हिस्सा है, वो ऐसे दिखता है बकायदा स्किन, ऐसा अंदर से ऐसा कोई ऐसा मुक्का मार रहा है या ऐसे फैला रहा है, तो ये बकायदा दिखता है, उसके बोन्स टच होते हैं। ठीक है, तो जब 9 मंथ हो जाता है तो ऐसे ऑलरेडी वो ग्रो कर गया अच्छा खासा, है ना, 2-2.5 किलो 3 किलो का हो गया, कई लोग उससे ज्यादा का वेट होता है। तो ऐसे वो बिल्कुल क्या करता है बेटा, थोड़ा आसपास में एरिया में हाथ पैर फैलाना चाहेगा। ठीक है, मसल्स का मूवमेंट होगा, बोन का मूवमेंट होगा, तो इसके लिए जगह नहीं रहती है। तो जैसे ही यूट्रस पे ज्यादा फोर्स लगता है, ठीक है, जैसे ही यूट्रस पे ज्यादा फोर्स लगता है, एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, और वो रिफ्लेक्स जाता है हमारे ब्रेन में, और ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन बनता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है इसी को हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है बात आप लोगों को? यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes, sir. चलिए, देन उसके बाद क्या होगा कि प्लासेंटा और फीटस, जैसे प्लासेंटा एंड फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा एक रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है, ठीक है, फुल टर्म में। और फिर ये जो रिफ्लेक्स है, सिग्नल है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर ऑक्सीटोसिन बनेगा। देन ये ऑक्सीटोसिन जो रहता है वो कहाँ आएगा भैया? यूट्रस में आएगा। ठीक है, अब यूट्रस में ऐसा क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा और बेबी को बाहर निकाल देगा? मैंने बताया था आपको, Myometrium. Sir, muscle. मायोमेट्रियम याद है आप लोगों को? मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम मसल होता है, मायोमेट्रियम एक मस्कुलर लेयर होता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, इस मायोमेट्रियम के मसल को स्टिमुलेट करेगा,
और मसल जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और खुद ही सोचो कि भाई ये फीटस है ना, यहाँ पर ऐसा, ठीक है, ये फीटस है यहाँ पर। तो अब ये मायोमेट्रियम है पूरा, ये मायोमेट्रियम है, तो ये मसल्स क्या करेंगे बेटा, ये मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भैया, इसके पास कहाँ है, जहाँ जगह होगा वहीं जाएगा। कहाँ जगह, इधर जगह, सर्विक्स के तरफ। तो ये ऐसे सर्विक्स की तरफ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि सर्विक्स जो होता है वो बहुत ही नैरो कैनाल है, इतना। अब इतना नैरो कैनाल से इतना बड़ा बच्चा कैसे निकल जाएगा, ठीक है। प्लस सर्विक्स जहां पर होता है वहां पर हमारा प्यूबिक बोन होता है। मैंने जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था तो उस समय भी बताया था, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है, दो प्यूबिक बोन, ये जो हमारा हिप गर्डल होता है, हमारा जो कमर की हड्डी होती है, दैट इज हिप बोन, दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। दो हिप बोन होता है, दोनों हिप बोन ऐसे हैं। ऊपर वर्टिबल कॉलम होगा, जैसे मान के चलो ये वर्टिबल कॉलम है, ये वर्टिबल कॉलम है, ये दो हिप बोन है। इन दोनों के बीच में एक नैरो इस्थमस होता है, दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये नैरो इस्थमस हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो मान के जितना मेरा हाथ दिख रहा है बेटा, इतना ही ओपनिंग होता है। और आपको बता दूं, सर्वाइकल कैनाल, ये जो कैनाल है ये इसी ओपनिंग से होके गुजरता है, बोन के इसी इसी रीजन से, बस इतना नैरो रहता है। तो बच्चे को बाहर आना है तो दो चीज होना पड़ेगा, इस सर्विक्स को फैलना पड़ेगा और ये बोन को भी सेपरेट होना पड़ेगा। अब आप खुद ही सोचो, किसी के हाथ को पकड़ के मैं ऐसे खींच दूं और कम से कम इतना फैला दूं तो क्या होगा, किसी के हाथ को ऐसे खींचूं तो ये जो जॉइंट है ये कम से कम इतना फैल जाएगा। तो बताओ क्या होगा उसका, हड्डी टूट जाएगी। नहीं बेटा, जॉइंट, जॉइंट इज डिसलोकेट हो डिफरेंट। जाएगा सर। डिसलोकेट हो जाएगा, क्या होगा, मजा आएगा उसको, नो क्या सर, होगा पेन होगा सर। पेन होगा। बेटा। आप लोगों को कभी पैर में मोच आया है, यस पैर में सर। मोच आया है? यस सर। आया है ना। क्यों आता है मोच पता भी है? लिगामेंट जो होते हैं ना, वो उसकी इंजरी होती है, मेनली लिगामेंट्स के, जो बहुत दिनों तक दर्द रहता है। कई लोगों का हड्डी फ्रैक्चर नहीं होता है बट फिर भी सीवियर पेन होता है। आप लोगों को, आप लोगों ने कभी, हो सकता है आप लोगों ने फील नहीं किया है या किसी का देखा होगा, ऐसे मोच आ गया 15 दिन तक तो बेटा चल ही नहीं पा रहे हैं। अब सोचो कि थोड़ा सा बोन, ऐसा पैर का जो नीचे का जो हिल रीजन है वहां से थोड़ा सा बस ऐसा, अपने जो जॉइंट है वहां से हल्का सा ऐसा बस डिसलोकेट होने की कोशिश हुई है, डिसलोकेट नहीं हुआ है। और यहाँ पर तो ये बोन को पूरा ऐसा सेपरेट किया जा रहा है, तब बच्चा बाहर निकलेगा। सोचो बेटा, इतना ज्यादा, ठीक है। तो इसके लिए फिर एक रिलैक्सिंग हार्मोन आता है, मैंने बताया था आप लोगों को, जो प्लासेंटा होता है वो रिलैक्सिन हार्मोन बनाता यस है एंड सर। ऑफ द प्रेग्नेंसी। यस तो ये सर। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, बॉडी के जितने भी लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसको रिलैक्स कर देता है। तो आसानी से ये थोड़ा सा रिलैक्स होता है, बट फिर भी ये बहुत पेनफुल होता है। इसीलिए लेबर पेन इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पेन माना जाता है। तो खुद ही सोचो बेटा कि पूरी हड्डी ऐसे फैल रही है, हिप रीजन की हड्डी फैल रही है, और फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस में, और बेबी एक्सपेल आउट हो रहा है। इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, कई बार मदर की डेथ हो जाती है। पहले जमाने में जब घर में बच्चा होता था तो सही तरीके से जब बाहर नहीं आ पाता था, कई बार नहीं आ पाता है बाहर, तो उस समय इतना कॉन्ट्रैक्शन होता है, इतना कॉन्ट्रैक्शन होता है, बोन ऐसा फैलता है कि कई बार वो पेन बियर नहीं कर पाती और मदर की डेथ हो जाती है। इसलिए हॉस्पिटल में आजकल डिलीवरी कराया जाता है ताकि सब चीज मैनेज हो जाए। नहीं हो रहा है नॉर्मली तो सिजेरियन कर दो, काटो निकालो, बहुत आसान होता है अब, ठीक है। छोटा सा ऐसा चीरा मार के निकालना काफी इजी होता है, मदर के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, ठीक है। चलो, समझ आ रहा है बात। तो ये सब इतना पेन बियर करने के बाद फिर एक बेबी का बर्थ होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पार्चुरेशन है वो कौन इंड्यूस करता है, पार्चुरेशन इंड्यूस कैसे होता है, सिग्नल कहाँ से आता है, इंड्यूस कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन और से सर। नहीं बेटा, पिट्यूटरी से। हाँ, इट इज इंड्यूस और सिग्नल बाय
फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा इटसेल्फ, ये दोनों ही इंड्यूस करते हैं। फीटस फुल्ली डेवलप हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद अब जगह नहीं है फैलने की और बच्चे को फुल टर्म हो गया, प्लेसेंटा भी अब नहीं फैलेगा ज्यादा, ठीक है। तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, यहाँ से सिग्नल जनरेट होता है, यहाँ से सिग्नल जनरेट होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल है ये कहाँ से आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार रिपीट हो चुका है। तो मैंने बताया आप लोगों को चाइल्ड बर्थ, ये प्लेसेंटा फीटस जो रहेगा ये सिग्नल देगा, कहाँ, ये सिग्नल देगा किसको, इसको, देन यहाँ से क्या आएगा, ऑक्सीटोसिन, देन ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, साथ ही साथ प्लेसेंटा से रिलैक्सन निकलेगा। तो कुल मिलाकर के यही दो तो है रीजन, यही लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिलीज करा रहे हैं, और यही प्लेसेंटा रिलैक्सिन भी बना रहा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में कि हु इंड्यूस, या कौन सिग्नल प्रोड्यूस करता है पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ के लिए, दैट इज प्लेसेंटा एंड फुल्ली डेवलप्ड फीटस इटसेल्फ बोथ, ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब बेबी कहाँ से आएगा, इसी रास्ते से आएगा, दैट इज सर्विक्स एंड वेजाइना के कैनाल के थ्रू। इसीलिए मैंने आप लोगों को एकदम शुरुआत में बताया था कि सर्विक्स एंड वेजाइनल कैनाल इज नोन एज बर्थ कैनाल, क्योंकि बच्चा वहीं से बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू। क्लियर हो रहा है इतना? चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो जो बेटा ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है 9 मंथ प्रेगनेंसी में, ठीक है, मदर को कुछ खाने पीने को नहीं बनता, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपको बता दूं बच्चे के बॉडी का एक एक आरबीसी का सेल में जो हीमोग्लोबिन है, उसमें जो आयरन है, वो कहाँ से आता है, बच्चे के बॉडी के आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो आयरन है वो कहाँ से आता है, आरबीसी तो उसका खुद का बना रहा है, उसकी बॉडी खुद ही बना रही है, बट उस आरबीसी में जो आयरन है, हीमोग्लोबिन, वो कहाँ से आ रहा है, अरे बताओ भाई। मदर से। तो मदर मदर से के, हाँ, मदर के ब्लड से बच्चे के ब्लड में डिफ्यूज होगा आयरन, मतलब जो जरूरी चीज है, मिनरल, विटामिन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ऑक्सीजन, जितने काम की चीजें हैं ये मदर के ब्लड से बच्चे के ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है, और जितना वेस्ट प्रोडक्ट है वो बच्चे से मदर की बॉडी में आ जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ठीक है। कैल्शियम जो हमारी हड्डियों में है, ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बोन्स होते हैं, बोन में जो कैल्शियम है वो कहाँ से आते हैं, मदर के बॉडी से आते हैं। तो इसीलिए मदर को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना, हड्डी कमजोर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मदर कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, अगर मदर कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, बच्चे का तो बोन बनना ही है, बच्चे का बोन बनना ही है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम रिमूव कराएगा बोन से। प्रोजेस्टेरॉन पी, मतलब प्रोजेस्टेरॉन पी से प्रेगनेंसी, उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, ठीक है, उसको मदर से ज्यादा लेने देना नहीं है, उसको बच्चे को डेवलप कराना है ना, वो पूरे बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है, पूरा फिजियोलॉजी चेंज कर देता है, ठीक है। इवन मदर का जो थायराइड ग्लैंड है वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन बनना चालू ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बनता है, कई बार तो थायराइड की बीमारी हो जाती है प्रेगनेंसी के समय पर, क्यों, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, बच्चे को एनर्जी देना है, तो एनर्जी लाने का काम थायरॉक्सिन हार्मोन का होता है, सारा चीज, ठीक है। तो अगर कैल्शियम नहीं ले रही मदर, दूध नहीं पी रही है या कैल्शियम का सोर्स नहीं खा रही है, तो ये कैल्शियम कहाँ से आएगा, उनके बोन से निकाला जाएगा, और बच्चे के बोन के फॉर्मेशन में सारा कैल्शियम को यूज किया जाएगा। इसीलिए कई बार अगर अच्छे से खाते पीते नहीं है तो मदर को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कई बार हड्डियां फ्रैक्चर भी हो जाती हैं। अगर मदर आयरन सप्लीमेंट्स नहीं ले रही, मतलब ऐसा फूड जिसमें आयरन होता है, पालक वालक जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं खा रही है, तो बच्चे का जो आरबीसी बनेगा तो उसके लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए, वो आयरन कहाँ से आएगा बताओ,
सर मदर के हीमोग्लोबिन से। तो बेटा मदर का जो ब्लड है ना वो टूटेगा, मदर का ब्लड आरबीसी टूटेगा, आरबीसी से फिर हीमोग्लोबिन टूटेगा, और हीमोग्लोबिन टूटने के बाद जो आयरन बनेगा वो आयरन को सप्लाई किया जाएगा इधर फीटस की तरफ, ताकि ये आयरन से बच्चे का आरबीसी हीमोग्लोबिन बन सके और उसका ग्रोथ हो सके। कैल्शियम, आयरन, दुनिया भर का विटामिन, दुनिया भर का मिनरल, ठीक है। मदर अगर खाई कम है, कम खाई पी है, तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, समझ आ रहा बात, ठीक है। आधा ग्लूकोज तो बच्चे के पास चले जाता है डेवलपमेंट के लिए। मदर के ब्लड में कितना ग्लूकोज है उस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे के बॉडी में है कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आ रहा बात, प्रोटीन नहीं खा रही है लेकिन प्रोटीन पूरी बॉडी का निकलेगा और कहाँ जाएगा, बच्चे की बॉडी में, क्योंकि प्रोटीन जो रहता है वही तो बॉडी बिल्डिंग करता है बेटा, पूरी बॉडी का ग्रोथ करेगा। तो कुल मिला करके आपकी बॉडी में जो आरबीसी है, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है, आपकी जो हड्डियां बनी है, वो सब आपके मदर की बॉडी की देन है। आपकी बॉडी का एक एक कण, आपकी बॉडी का एक एक सेल, क्या बोला मैं, आपकी बॉडी का एक एक सेल आपके मदर की देन है, ठीक है। आपकी मदर का एहसान है आप सबके ऊपर, इवन मेरे ऊपर भी, है ना। इस दुनिया में हम सभी की जो बॉडी है उसका एक एक कण, एक एक सेल, एक सेल में जो एक वाटर मॉलिक्यूल भी होता है ना बेटा, वो भी हमारी मदर की देन होती है, ठीक है। और फिर बच्चे जैसे थोड़े से बड़े होते हैं तो एक बढ़िया सा प्यारा सा सवाल होता है, थोड़े से समझदार होने के बाद हर बच्चे लोग, ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है गुस्से गुस्से में ऐसा बोलते हैं, तू मेरे लिए क्या की है, तू अच्छी नहीं है, तू ऐसी है, तू वैसी है, दुनिया भर की बातें सुनाते हैं अपने मदर को, ठीक है। तू क्या की है, पैदा तो हर कोई करते हैं, ठीक है, एहसान कर दिएगा हमको पैदा करके, इससे अच्छा मत करते। गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं बच्चे लोग, झगड़ा करते हैं, मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ। तो मतलब मैं जब भी पढ़ाता हूँ ये चीज, मैं थोड़ा सा इमोशनल होता हूँ, थोड़ा सा मुझे, क्योंकि इसीलिए होता हूँ और इसलिए बताना जरूरी भी है कि आप जो हो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर मदर। आज आप इतने बड़े हो पाए हो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर मदर। आप पैदा हुए हो दैट इज बिकॉज ऑफ योर मदर। आपकी बॉडी का हर एक सेल आपकी मदर की देन है, ठीक है। आपकी मदर की बॉडी का हर एक मिनरल टूट टूट के आपकी बॉडी के फॉर्मेशन में लगा है, ठीक है। आपको भगवान ने नहीं बनाया है, आपको आपकी मदर ने बनाया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कई लोग जो हैं माँ अपनी मदर को झगड़ा करते हैं, है ना, दुनिया भर की गंदी गंदी बातें करते हैं, फिर उसके बाद उनको गलत सलत बोलेंगे, उनको दुख पहुंचाएंगे, देन उसके बाद पूजा करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे तो दिया जलाएंगे, तो मोमबत्ती जलाएंगे, तो दुनिया भर का पूजा पाठ भगवान में करेंगे। अरे बाबा, मदर को आप खुश रखो, किसी मंदिर में जाके घंटी बजाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बस अपनी मदर को खुश रखो, उनका आदर सम्मान करो, उनको रेस्पेक्ट दो, उनको खुश रखो, हमेशा उनको अपने पलकों पे बैठाओ, हमेशा उनके चरणों में रहो, मतलब हमेशा उनका आशीर्वाद रखो। आपको किसी भी मंदिर में घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, वो सप्लीमेंट्री है। आप बिल्कुल अपने पूजा वूजा कर सकते हो, बट फर्स्ट योर मदर, हमेशा मदर को फर्स्ट रखो, देन बाकी जो भी करना है पूजा पाठ सब करो। समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। क्यों, क्योंकि जान जोखिम में डाल के आपको पहले पैदा किए, पूरी बॉडी समर्पित कर दी है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है जान जोखिम में डालने के बाद, उसके बाद आपको सीने से लगा के 6 महीने तक बिल्कुल रखते हैं, ठीक है। उसका जब आप चलना चालू करते हो कोई भी, तो कभी पलंग से गिरने का डर रहता है, कोई फ्लैट में रहता है तो भाई नीचे गिरने का डर रहता है, तो सारा ध्यान वहां तक रहता है जब तक बच्चा समझदार ना हो जाए। फिर समझदार होता है तो उसको खिलाना पिलाना, न्यूट्रिशन, उसको पढ़ाना, उसको स्कूल भेजना, देन उसको बड़ा करना, देन उसके बाद जब बड़े होते हैं तो दुनियादारी से बचाना, उनको सही और गलत का डिफरेंस बताना, उनसे ऐसा फ्रेंडशिप रखना, ये सारी चीज करते हैं। देन थोड़े से जब हम समझदार होते हैं, देन उसके बाद हम एक सवाल पूछते हैं, आखिर तू मेरे लिए की क्या है, ठीक है। ऐसा तो सब करते हैं, बट अगर डिटेल में अगर हम समझे तो बेटा हम अपनी मतलब हमारे पास जो भी है, हम सब चीज की भी अगर एक कीमत लगा दें, तो मदर जो हमारे लिए करती हैं वो दुनिया का कोई इंसान उस कीमत को नहीं चुका सकता। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। मदर का जो एहसान है हमारे ऊपर,
पहले तो पैदा किए, उसके बाद इतना बड़ा किए, ये एहसान हम किसी भी कीमत से नहीं चुका सकते। एनीथिंग, इस दुनिया की कोई कीमती चीज उस एहसान को बेटा नहीं चुका सकता, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मदर की रिस्पेक्ट हमेशा करना प्राइमरी है, वो इस दुनिया में सबसे टॉप में होने चाहिए उनका लेवल। अब ऐसा नहीं कि पिताजी तो फालतू हैं, ऐसा नहीं है, उनका अलग रोल है, ठीक है, हर एक चीज का एक अलग रोल, बट मदर इज फर्स्ट ऑलवेज, हमेशा, ठीक है भाई, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस तो ये सर, यस यस सर। सर। चलिए, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए हैं, है ना, क्योंकि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, शिक्षा का मतलब होता है हमको इस दुनिया में अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना, हमको हमेशा सुपीरियर रखना अपने आप को, और उस सुपीरियर रखने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और अच्छे इंसान की कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अभी बताया हूँ, बस बाकी तो बेटा सब अपने आप हो जाता है। देखो ये टॉपिक जो है, अच्छा एक लैक्टेशन है, लैक्टेशन में क्या होगा, लैक्टेशन लैक्टेशन में क्या होगा, लैक्टेशन के लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक प्रोलैक्टिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ऑब्वियसली ऑक्सीटोसिन अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा ऑक्सीटोसिन के बारे में, क्या पढ़ा ऑक्सीटोसिन के बारे में, ये चाइल्ड बर्थ हार्मोन है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है मायोमेट्रियम में यूट्रस का, और एक्सपेल आउट करेगा, बेबी को आउट करेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो रहता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो रहता है ये क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड पे इसका एक्शन होगा, ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होगा तो भैया उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो अब जो है फीमेल की बॉडी जो रहती है वो एक हार्मोन बनाएगी प्रोलैक्टिन, वो मिल्क का प्रोडक्शन चालू करेगा, और मिल्क जो रहता है मेमोरी ग्लैंड से बाहर कैसे आएगा, तो ये ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। तो ऑक्सीटोसिन को हम बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो समझ आ रहा है, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनाएगा एक हार्मोन, और उस मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर करने का काम, इजेक्ट करने का काम कौन करेगा, दूसरा हार्मोन। तो ये हार्मोन जो रहता है बनता है, और आपको बता दूं ये बहुत ही जबरदस्त हार्मोन होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन मेल में पाया जाता है कि नहीं, अभी मैंने आपको सारा बता दिया है, ऑक्सीटोसिन मेल में पाया जाता है कि नहीं। यस सर। अभी हम लोगों ने देखा ऑक्सीटोसिन बर्थ, वो बेबी पार्चुरेशन में हेल्प करेगा, मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करेगा, मेल में क्या काम है, कहाँ से बनेगा ये हार्मोन, दोनों ये दोनों हार्मोन कहाँ से बनेगा, पिट्यूटरी पिट्यूटरी। ग्लैंड, ठीक है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दो पार्ट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है बेटा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन बनता है, अभी बताया मैंने, एडीएच और सिक्रीट होता है, सॉरी बनता नहीं है यहाँ से, बनता कहाँ पर है ये, चलो जिससे पूछो ये बताएंगे, बताओ भाई, कोई भी बताओ, गुरलीन, हर कीर्तन, सर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, बनता हाइपोथैलेमस में, सिक्रीट यहाँ से होगा, ठीक है, दोनों हार्मोन। देन उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन बनता है, पीआरएल हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी का, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, ध्यान रखेंगे। तो क्या ये मेल में होता है ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन, बताओ भाई, सिमर, तीन पंजाबी है क्या यहाँ, गुरलीन, हर कितना, सिमर आप भी बेटा, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो बताओ भाई, सिमर, रुचि, पलक, आयुषी, मेल में सर होगा कि होता है नहीं पर होगा, बहुत कम अमाउंट पे होता है। अच्छा। तो आपको बता दूं बेटा, ये मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ऑक्सीटोसिन होता है,
ठीक है। ऑक्सीटोसिन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट फीमेल में होती है एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ करने के बाद फीमेल्स में होती है। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल में कब होगी भाई? जब एंड ऑफ द प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद। ठीक है, दोनों समय पर अवेलेबल होगा हाई अमाउंट में। मेल और फीमेल में नॉर्मल क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है, इसको लव हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन में काफी हेल्प करता है। मदर और चाइल्ड के बीच में इंटरेक्शन, एक्चुअल में चाइल्ड के लिए जो इंटरेक्शन होता है मदर का पैदा होने के बाद, ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा होने के कारण होता है। समझ आ रहा बात? ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा रहता है बॉडी में, मतलब ज्यादा बनेगा, तो काफी ज्यादा इंटरेक्शन आता है, फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन जो रहता है भाई, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, तो बच्चे को जब तक मिल्क पिलाते रहते हैं तब तक ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होता है मदर की बॉडी में। तो समझ आ रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा लगाव रहता है मदर का अपने बच्चे के प्रति। तो ये सब हार्मोनल रिलेशनशिप होता है, वैसे भी रहता है ऑब्वियसली, इतने मुश्किल से पैदा किए हैं। समझ आ रहा बात? तो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ऑक्सीटोसिन होता है, और ये सिर्फ एक्चुअल में ये गुड फीलिंग के लिए होता है, किसी के लिए भी। सिर्फ ऐसे नहीं कि मतलब लड़का और लड़की के लिए फीलिंग है, नहीं। हमारी हमारा जो फीलिंग है, हमारे भाई बहन, माता पिता, हमारे दोस्त यार है, किसी के लिए भी जो फीलिंग है, एक इंटरेक्शन, एक जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, गुड फीलिंग होती है। समझ आ रहा बात? वो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, इसलिए इसको लव हार्मोन बोलते हैं। तो लव हार्मोन का मतलब खाली ऐसा नहीं लड़का लड़की वाला, लव हार्मोन का मतलब है लव तो हम अपने पेरेंट्स से भी करते हैं, भाई बहन से भी करते हैं, ऐसा। ठीक है, क्लियर है? तो लैक्टेशन समझ आ रहा है बेटा, एक बनाएगा और एक रिजेक्ट करेगा, यही आता है दोनों हार्मोन का फंक्शन, कई बार पूछा गया है। क्लियर है इतना? समझ आ रहा है कि नहीं यस समझ आ सर। रहा है? यस सर। यस। यस जो सर। फर्स्ट जो मिल्क होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? आप लोगों ने टीवी पे सुना होगा कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए वरदान होता है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट मिल्क को कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम, ठीक है, फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। क्यों भैया, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, मेनली आईजीए एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, आईजीए एंटीबॉडीज। अभी आप लोगों ने कोरोना में एंटीबॉडी एंटीबॉडी तो भयंकर पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी हमको इन्फेक्शन से बचाने में काफी हेल्प करता है। तो जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, जो भी न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं, है ना, उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी अच्छी खासी नहीं होती, बना ही नहीं रहता है। ठीक है, बहुत लो इम्यूनिटी रहता है। तो मदर जब फर्स्ट मिल्क देती हैं, बच्चे को पहला मिल्क पिलाते हैं, तो उस मिल्क में बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज होते हैं। वो एंटीबॉडीज जो रहते हैं बच्चे की बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसको इन्फेक्शन से बचाता है। पुराने जमाने में आप लोग कभी सुने हो गए, गांव वगैरह में जब बच्चा पैदा होता है तो छठी तक, 6 दिन या 12 दिन 15 दिन, जब भी छठी मनाते हैं, या 1 महीना 15 दिन, उसके घर में कोई नहीं आता, छुआछूत मानते हैं। कभी सुने हो आप लोग ऐसा? सुने हो? नहीं सुने हो? आप लोग नहीं सुने होगे अभी। कोई सुना है? कोई भी? यस क्यों भाई? भावना? सर। नो सर। कोई गांव के लोग हैं क्या एकदम? नो सर। नहीं, नहीं सुने हो? ठीक है। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके घर में नहीं जाना रहता, छुआछूत मानते थे। छुआछूत का मतलब होता है उसके घर में आना जाना नहीं है, उनसे कांटेक्ट नहीं रखना है कुछ दिनों तक के। ये एक्चुअल में इसका साइंटिफिक रीजन होता है, अगर भाई कोई बच्चा पैदा हुआ है, अब उसके घर में एकदम धड़धड़ा के पहुंच गया बहुत सारे लोग, अरे वाह तेरा बच्चा हुआ है, अरे तू तो मेरा भाई है, अरे तू तो मेरा दोस्त है, अरे भाभी, अरे बहन, ऐसा करके बच्चे को अगर 50 लोग ऐसा पकड़ के रोज खिला रहे हैं, देख रहे हैं, तो बेटा कोई आदमी कहीं से आ रहा है, कोई आदमी कहीं से आ रहा है, कोई दुनिया भर की गंदगी से आ रहा है, किसी के हाथ में इन्फेक्शन है, कोई किसी को टीबी है तो किसी को सर्दी है, तो क्या होगा बेटा, दुनिया भर की बीमारी उस बच्चे में ट्रांसफर होगी और वो बीमार हो सकता है। तो पहले जमाने के लोग इन्फेक्शन को, कॉन्टेक्ट को ऐसे रेस्ट्रिक्ट करते थे। फिर आप लोगों ने सुना होगा किसी की डेथ हो जाती है तो उसके घर में नहीं जाते कुछ दिनों तक के, जब तक 12वां ना हो जाए, 11वां ना हो जाए। सुने हो आप लोग? ये सुने होंगे कि छुआछूत मानते हैं। आजकल ये सब नहीं मान रहे हैं, जो कि गलत है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, लेकिन अब कोरोना ने वापस सबको समझा दिया
कि छुआछूत क्या होता है, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो किसी की डेथ हो जाती है तो भी नहीं जाते, क्यों? क्योंकि हमको नहीं मालूम ना उसकी डेथ कैसे हुई है। हो सकता है उसको टीबी हो सकता है उसको और कोई गंभीर बीमारी हो, उसको इन्फेक्शियस डिसीज हो जो एक से दूसरे में जाता है। तो उसकी डेथ, अगर उसकी डेथ हुई है और दूसरे दिन उसके घर जा रहे हैं, तो मे बी वो सैनिटाइज नहीं हुआ है, मे बी इन्फेक्शन उसके घर में है, तो बीमार कोई पड़ सकता है। तो ये भी एक रेस्ट्रिक्ट करने का तरीका होता था, छुआछूत। बाकी जो शहर के जो पढ़े लिखे गंवार लोग होते हैं तो उसको क्या सोचते हैं, अरे गांव वाले तो ऐसे बेवकूफ समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में पुराने जमाने में लोग इस चीज के कारण ही रेस्ट्रिक्शन रखते थे। अभी तो बच्चा पैदा हुआ दूसरे दिन लोग घर पहुंच जाते थे, बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं भैया सैनिटाइज करके छुओ। फिर भी कई लोग थोड़ा से रहते हैं, ओवर एक्साइटेड होते हैं, अब उनकी गलती नहीं है, उनको नहीं पता कि भी बीमार पड़ सकता है बच्चा, ठीक है। ओवर एक्साइटेड होते हैं, आ जाते हैं हाथ मुंह धोए बिना ऐसे ही गंदे गंदे से उनको उठाना चालू कर देते हैं, तो इससे बच्चे को नुकसान पहुंचता है। तो बच्चा पैदा होने के कुछ दिन, एटलीस्ट 1 वीक तक के इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक चालू करूंगा, ह्यूमन हेल्थ, सॉरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ परेशानी?